बढ़ते हैं जी आगे जी फटाफट से। अब जरा बात करते हैं रूस, यूक्रेन और भारत की। अब आप सोच रहे होंगे जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है तो भारत का नाम बीच में क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि आज इस जंग के अंदर एक नौजवान मारा गया है और उस नौजवान की शिनाख्त भी हुई है और आइडेंटिटी भी बाकायदा तौर पर जाहिर की गई है। और थोड़ी देर पहले वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर जहां अपना इजहार अफसोस किया है, वहीं पर उनके वालिदैन फादर के साथ भी, वालिद के साथ भी बातचीत की है। नवीन शेखरापा ये साउथ के हैं। इनका आज यूक्रेन के एक शहर में जो जबरदस्त शेलिंग हुई थी, फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, ये जख्मी हुए, जिसके बाद इनकी मौत हुई है वहां पर। और फौरन वजारत खारजा ने इसकी तस्दीक की। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इनके घर वालों से बात की है और अब एम्बेसडर जो यूक्रेन के हैं, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स में उसे तलब किया गया था और थोड़ी देर पहले उनकी वो मीटिंग खत्म हुई है जहां से वो वापस चले गए हैं। भारतीय स्टूडेंट जो यूक्रेन के अंदर मारा गया है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है और लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है इस वक्त। और खबर यह भी है कि रूसी फौज आहिस्ता आहिस्ता करके अब यूक्रेन के बड़े शहरों की ओर भी पेशकदमी कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, जिसको लेकर और भी दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ। तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल है, तस्वीरें काफी ज्यादा आ रही है। वहीं पर खबर यह भी है कि कम से कम 536 सिविलियनों के मारे जाने की खबर अभी तक आ रही है। जो यूएन की तरफ से थोड़ी देर पहले एक चार्ट जारी किया गया, उसमें यह बात कही गई कि 536 सिविलियन जो है वो मारे गए हैं। उसके साथ साथ 4000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं अभी तक। और जहां जहां पर मज़ाहमत हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्टों को भगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अब स्टिंग ग्रेनेड का इस्तेमाल हो रहा है। रूसी फौज की तरफ से स्टिंग ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन लोगों को जो मज़ाहमत कर रहे हैं, जो उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। और रूस की तरफ से भी लगातार अपनी कार्रवाइयां तेज की जा रही है और किसी भी तरीके से वो फिलहाल अपने इस मामले से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच आलमी मंडी यानी ऑयल का बाजार, तेल का बाजार जो है, उसमें 5% का इजाफा अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। अब जब ये इजाफा होना शुरू होगा तो इसका असर दुनिया भर के अंदर देखने को मिलेगा। अब दुनिया भर के लोग जो है, मुल्क जो है, वो लगातार इस कोशिश में है कि अमन हो, लेकिन क्या वाकई तौर पर यह अमन कायम हो सकेगा, एक बड़ा सवाल इस वक्त सबके सामने है। कमांडर भूषण दीवान साहब मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, आरबी उपाध्याय साहब मेरे साथ है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कमांडर दीवान साहब, आप भूषण दीवान साहब, आपके पास जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं, क्या कोई प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है जहां पर अमन होता हुआ नजर आ रहा है? आज छठा दिन है जंग का और इस बीच अब कैजुअलिटियां हर दिन बढ़ रही है और 10 तक भारत तक आ गई है। पहली कैजुअलिटी भारत की भी उस नौजवान की जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था मेडिकल के अंदर। गौर साहब, ऐसा कोई आसार दिखते नहीं है कि जल्दी से मसला हल होगा, क्योंकि जिस टाइप से जिस तरीके से रूस का प्रोग्रेस इतना तेज हुआ नहीं जितना एक्सपेक्टेड था जी, और अपोजिशन बढ़ रही है और टॉक्स से ये भी है, कुछ मुझे लगता है फेस सेविंग डिवाइस से निकल आए कि उनको फेस बचाने का मौका मिल जाए। रूस का वॉर्निंग तो बड़ा क्लियर है कि भाई हमने एक अपने रेजिम बिठाना है यूक्रेन के अंदर, पपेट गवर्नमेंट या फिर फ्रेंडली गवर्नमेंट बिठानी है। और या तो ये भी है कि प्रेसिडेंट को, शायद ये भी खबर आई थी, प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया जाए। पर ये जो भी बातें हैं, सुलह का रास्ता, बातों में सुलह तो वो नहीं होगी कि यूक्रेन एकदम लड़ाई छोड़ दे, सरेंडर कर दे, ऐसा नहीं होगा। हाँ,
यूक्रेन अगर लिख के दे दे कि भाई मैं नेटो में आगे जाने के लिए आगे पहल नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये चीज नहीं करूंगा, तो ये तो एक कंप्रोमाइज होगा। रूस मानता है कि नहीं मानता, देखने वाली बात है, क्योंकि लिखने से कुछ होता नहीं है, लिखवाने के लिए तो बाद में लोग मुकर भी जाते हैं। तो बहरहाल स्थिति जो है गंभीर है। और न्यूक्लियर की बात भी जो की है रशिया ने, आप जब तक अगर न्यूक्लियर वाली बात हो जाती है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, तो बहुत खतरनाक चीज है। पर जिस टाइप से स्थिति कट टू कट हो रही है, ब्रिंकमैनशिप आ रही है एकदम, तो उसमें कुछ झटके में कोई गलत कदम भी उठाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि रूस की जो प्रेस्टीज है इस पे अड़ जाएगी कि रूस अपनी चीज बनवा नहीं पा रहा है, प्रोग्रेस स्लो है, और वेपन्स मिलते जा रहे हैं यूक्रेन को। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कमांडर भूषण दीवान, उससे पहले कि मैं आरपी उपाध्याय साहब के पास जाऊं और पत्रकार की नजर से इस चीजें पूरे मामले को देखूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जंग के अंदर आप एडवांस फोर्सें भेजते हैं और पीछे एक लॉजिस्टिक होता है जी, एक पूरा सिस्टम चलता रहता है आपको, ताकि जो फ्रंट लाइन पर लोग हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन यहां पर तस्वीर कुछ बदलती बदलती भी बीच बीच में नजर आ रही है। रशियन फोर्सेस जो आगे जा रहे हैं, लेकिन पीछे उनका बैकअप उस तरीके का भी नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे भी है, लेकिन कुछ फ्रंट्स पर ऐसे भी हैं जहां पर वो एक्सट्रीम लाइन में चल रहे हैं, और यहां पर उनका लगता है कि सेट टारगेट है जी कि 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में कहां तक उन्होंने पहुंचना है। और फिर दूसरा मामला जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, फॉरेन एजेंसीज का हाथ, फॉरेनर्स का हाथ, यानी उन मुल्कों का हाथ जो अभी भी जरा खामोश है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यूक्रेन के साथ हैं, जैसे तुर्की। क्या आप मान रहे हैं कि तुर्की इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल रूस के खिलाफ इस वक्त? बिल्कुल, आपको तो पता है तुर्की के जो ड्रोन की वजह से ही उनके एयरक्राफ्ट रूस के डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये जो आपका बेरटकर जो ड्रोन है टर्की का, बड़ा सक्सेसफुल था, अजरबैजान में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। पर एक स्थिति आपने ये लॉजिस्टिक की, मिलिट्री लॉजिस्टिक की बात बहुत अच्छी कही, पर ये चारों तरफ से घेरा होने वाली जो बात थी और एयर स्पेस का जो कंट्रोल रूस के हाथ में है, उसके चलते जो पैराट्रूपर्स ड्रॉप कर सकता था रूस ताकि वो कट ऑफ कर पाए कीव को, वो भी हो नहीं पाया है। तो अभी बहरहाल चीजें बढ़ रही हैं, ज्यादा गर्मी में आ रही हैं। तो और पर एक चीज और भी देखें, सऊदी अरब, जहां तक पेट्रोलियम मार्केट की बात कही आपने गौर साहब, सऊदी अरेबिया ने आज सपोर्ट किया है रूस को जी। और उसके चलते एक नेगेटिव चीज ये है कि चीन जो इतना कोल ले रहा है रूस से, चीन उस कोल ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहा है। क्यों? डॉलर में पेमेंट करनी है उनको, डॉलर में तो रूप से निकाल दिया है। बिल्कुल, मैं आऊंगा जी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं सर। मैं आपके पास आ रहा हूं जी उपाध्याय से। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अब मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि रूस ने जी लिमिट कर दिया जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पुल आउट करने में, क्योंकि जब सैंक्शंस लगती हैं तो हर कोई कंपनी पुल आउट करने की कोशिश में कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल कर वहां से चले जाए। लेकिन सिचुएशन यहां पर यह है कि रूसी गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत इस बात को भांपा और अब रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी है कि आप पुल आउट नहीं कर सकते जी, जो है अब इधर ही रुकेगा। क्या ये उनके फायदे में जाएगा या इन द लॉन्ग रन ये भी रूस के खिलाफ ही नजर आएगा बाद में? देखिए, फिलहाल जरूरत थी, और जब एक जरूरत होती है तो उसके हिसाब से कोई भी देश है या वहां की सरकार है वो कदम उठाती है। जैसा गौर जी आपने भी कहा कि जब कंपनियां हैं वो पुल आउट करती हैं तो उसको रोकना निहायत जरूरी था। इस समय जो हालात आपने देखा होगा कि वहां स्टॉक एक्सचेंज भी बंद कर जी, उन सब के पीछे रीजन यही है कि जो कंपनियां हैं या स्टॉक में जो जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो निकाल नहीं पाए और पैसा बाहर न जाए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और लंबा खिंच रहा है तो रूस की परेशानियां भी बढ़ रही। मैं जहां तक समझता हूँ रूस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भी यूक्रेन से उसे टक्कर मिलेगी या इतना समय लगेगा कब्जा करने में और सरकार बदलने में। अगर ऐसा अंदाजा होता तो शायद कुछ और बंदोबस्त किए जाते। और दूसरा, जैसे आपने कहा काफिला जा रहा है और एक सप्लाई लाइन होती है, जो चेन होती है, वो नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, जो काफिले जा रहे हैं कीव की तरफ वो भी रोड के उससे जा रहे हैं और बहुत लंबा काफिला जा रहा है। इससे पता लगता है कि वहां जो एयरफील्ड है वो रूस के कब्जे में है, वहां कोई उनको उस तरह का अवरोध नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज
वो रोड के रास्ते इतना लंबा काफिला साजो सामान के साथ, घोड़ा बारूद के साथ नहीं ले जाया जा सकता। और देखिए, यूक्रेन बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकता रसिया के साथ। रूस एक बहुत बड़ी अपने आप में शक्ति है और आर्म्स एम्यूनिशन से लेके उसकी फौज तक यूक्रेन उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। जो नाटो की फोर्सेज हैं वो वहां जा नहीं सकती। देर सवेर कहीं ना कहीं समर्पण करना होगा, या मैं समझता हूं यूक्रेन पर कब्जा होगा। जेलेंस्की की दूरदर्शिता इसी में थी कि जैसे ही टेबल टॉक हो रहा है, बातचीत हो रही है, वहां कोई बीच का रास्ता उन्हें निकालना जी। मैं मानता हूँ जेलेंस्की वहां पर एक हीरो की तरह बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और जनता के बीच में उनकी छवि भी बनी है। लेकिन जब यूक्रेन नहीं रहेगा तो ऐसी लीडरशिप का या ऐसी बड़ा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर भूषण दीवान। मैं अभी देख रहा हूं जी, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट से जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो ही बोलना शुरू किया तो स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिला। और एंड पर जो दो जुमले उन्होंने कहे वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि नोबडी इज गोइंग टू ब्रेक अस, वी आर स्ट्रांग, वी आर यूक्रेनियंस। क्या ये यूरोपियन पार्लियामेंट का या यूरोपियन मुल्कों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है अब? क्योंकि कल हमने देखा कि एक फॉर्मेट के तहत सिग्नेचर किया उन्होंने पहले फेज में कि मैंने जी नेटो के साथ जा सकता हूं, वो जो इनफॉर्मल एक बैठक होने वाली थी। तो क्या मैं ये समझूं आज की मीटिंग और ये सारे प्रोस्पेक्टिव में जो कुछ चल रहा है, यूरोपियन यूनियन फुल्ली बैक करेंगे अब यूक्रेन को? मुझे नहीं लगता। बैक कर रही है, अभी भी कर रही है। जर्मनी ने भी स्टिंगर मिसाइल भेजी है, स्वीडन ने भी वेपन भेजे हैं। पर बैक करने का मतलब यह है कि फुल फ्लेज नेटो का मेंबर उसको बनाएं। ऐसा नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे इस समय। क्यों? इस समय जब करते हैं तो उनका एक ऑब्लिगेशन ये हो जाता है कि उन्होंने नेटो मेंबर के ऊपर अटैक का मतलब पूरे नेटो पे अटैक है जी। तो बात बहुत बढ़ानी पड़ेगी नेटो कंट्रीज को, डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे। तो सपोर्ट देते रहेंगे, पर फुल सपोर्ट का मतलब नेटो का मेंबर बना ले उसको इमरजेंसी में, वो करेंगे नहीं। तो इसलिए वो खाली सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, और स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां, ये सब बातें ठीक है। पर मेरी समझ में अभी अगर मेरा आकलन समझे तो जो स्टेटमेंट की स्थिति है, तो इसके ऊपर रूस मुझे लगता है भारी पड़ जाएगा, इसके ऊपर विजयी हो पाएगा। हालांकि प्रिपरेशन मुझे लगा उनकी पूरी नहीं थी। ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर है। आप अपने टैंक्स को बढ़ा रहे हैं, रोड्स के ऊपर जा रहे हैं, चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, और बिल्डिंग में बंदा बैठा है, तो यूक्रेन बैठा है स्टिंगर मिसाइल लेके, वो आपको उड़ा देता है। तो ये सब प्लानिंग से नहीं हुआ है। और मैंने ये भी रिपोर्ट पढ़ी है, अभी कितना प्रोपेगेंडा है, कितना सच है। यूरोप के जो रशिया के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने कहा है हमें ऑर्डर मिला था कि आप एक्सरसाइज के लिए चलिए, और चलते चलते हम बॉर्डर पे पहुंच गए। 80% रशियन आर्मी कंस्क्रिप्ट आर्मी है, जैसे चाइना में है कंपल्सरी सर्विस। आज की दुनिया में कलयुग में ये सब कोई कजोरे सोसाइटी में कोई लड़ना नहीं चाहता है। इंडिया की तो वॉलंटरी आर्मी है जी। और वो कंस्क्रिप्ट आर्मी होने के नाते वो कहते हैं हम लड़ना नहीं चाहते, और हमें बॉर्डर पे ले आए और बॉर्डर से बोला सीधा एडवांस करते जाओ, पीछे जाओ। तो उनका दिल इस लड़ाई में नहीं है, रूसी सेना का भी। तो इसके चलते भी रूसी सेना को, रूस को, पुतिन को एक तकलीफ है। पर इसको जल्दी इसको जब तक जल्दी इंतजाम तक नहीं लाएंगे तो स्थिति और से और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बियॉन्ड सोल्यूशन हो जाएगी। अच्छा जी, आरपी उपाध्याय साहब, अब इसमें दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में देख रहा हूं। एक तो यूएन जो लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन उनका असर अभी तक भी रशिया तक आता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो इसके रोल पर थोड़ी सी बात कीजिएगा, और फिर साइमल्टेनियसली जिस तरीके से भारत ने इसको टैक्टफुली लिया है, क्योंकि हमारे संबंध दोनों से अच्छे हैं, रूस भी उतना ही करीब है जितना अमेरिका करीब है। लेकिन इस बीच प्रायोरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिक्स कर दी, एयरफोर्स को कह दिया कि भैया जितनी भी इवैक्यूएशन है उसको टॉप ऑफ द एजेंडा में लेकर कर दीजिए, और आज एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि सेफर प्लेसेस की ओर मूव हो जाए जहां से इवैक्यूएशन हो सकता है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या हम प्रॉपर डायरेक्शन में है जो कुछ हो रहा है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे सामने, आइदर टू रशिया और टू गो विद यूएस। देखिए, इतिहास गवाह है, रूस हमारा एक स्वाभाविक मित्र है। जब भी जरूरत पड़ी है रूस भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया है।
अमेरिका पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। 1971 के युद्ध में आपने देखा होगा, जब अमेरिका और ब्रिटिश दोनों कहीं पाकिस्तान के फेवर में खड़े थे, तो वो एक रूस ही था जिसने उस समय भारत को बचाया था और अपना बेड़ा भेजकर जो अमेरिकी बेड़ा था उसको रोका था। और जो हम मिलिट्री प्रिक्योरमेंट, जो अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद खरीदते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी हमें रूस से ही मिलती है। तो रूस और हमारा जो संबंध है भारत का बहुत पुराना है और विश्वसनीय संबंध है। ऐसे में भारत का रूस के साथ खड़ा होना स्वाभाविक है। अमेरिका भारत का कभी स्वाभाविक मित्र नहीं रहा है। वो बनिया है, वो व्यापार करता है। यूज एंड थ्रो वाली कहावत मुझे बिल्कुल नजर आती है। देखिए, हम यूक्रेन को ही लें तो यूक्रेन इस उसमें था मुगालते में कि भी जब भी जरूरत पड़ेगी या रूस हमला करेगा तो नाटो के देश और उनकी सेनाएं और उनका साजो सामान सब यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। जब बाइडेन ने मना कर दिया कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, तो बहुत बड़ा धक्का कहीं न कहीं जेलेंस्की को लगा और उन्होंने एक भावुक अपील भी की कि मुझे जिस तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है ये ठीक नहीं। तो देखिए, मैं आऊंगा जरा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरा है और भूषण दीवान साहब ये इस पर आप ही टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि एक टेक्निकल सवाल है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एम्बेसडर यूक्रेन के हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बड़ा बयान दिया है और उनका मानना है कि वैक्यूम बॉम्ब्स यूज किए जी यूक्रेन ने यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से। ये वैक्यूम बॉम्ब्स माना जा रहा है कि इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ये जो पिछले दिनों पुतिन साहब बात कह रहे थे, तो कहते कहते में जो ड्रिल की बात हो रही थी, क्या ये ड्रिल की शुरुआत है वैक्यूम बम या कुछ और भी होता है? ये नहीं, वैक्यूम बम जो है एक डेंजरस वेपन है, एक न्यू डायमेंशन का वेपन है, काफी तबाही मचाता है और ये सब करना ही पड़ेगा, रैंप अप करना ही पड़ेगा। पर मैं आपसे एक चीज ये कह दूं, अगर मुझे मौका दे, जो पिछला सवाल आपने पूछा कि इंडिया रूस की तरफ जाए, अमेरिका की तरफ जाए, देखिए इंडिया जो है, भारत जो है, अपने वेपन्स आज की डेट में 50% मिलिट्री हार्डवेयर जो है हमारा, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में मिला के अगर आप लें, 50% रूस से लिया हुआ है। आप समझते हैं जब वेपन लिए जाते हैं तो उसका 20 साल 25 साल चलता है वेपन, उसके स्पेस में होते हैं। तो हम अगर रूस से संबंध नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, हम अमेरिका की तरफ से नई परचेज कर रहे हैं, राफेल भी ले रहे फ्रांस से, यूरोप से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां वी आर नॉट देयर, हम पहुंचे नहीं है। इसके चलते रूस को हम एकदम त्याग नहीं सकते, रूस के साथ संबंध। नंबर 1। नंबर 2, क्यों नहीं त्याग सकते? आप देखिए, अमेरिका और चीन कट्टर दुश्मन है। ये लड़ाई यही है कि वर्चस्व दुनिया में एक क्षेत्र राज जो अमेरिका का है, वो उसमें उसको चीन चैलेंज कर रहा है और उसको चैलेंज जो कर रहा है चीन, रूस चीन के साथ है। मैं कहता हूं अगर भारत रूस के साथ रहेगा तो भारत रूस के माध्यम से चीन को थोड़ा दबा सकता है कि भारत से उस गुट में भारत भी है, रूस भी है, चीन भी है। तो चीन जो है एलएसी पे भारत के साथ खुराफात ना करे। और तीसरी बात, अमेरिका ने भी कहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी आपने, बाइडेन अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने, कि वी अंडरस्टैंड द स्पेशल फ्रेंडशिप रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। बिल्कुल, ये कोई हमारे बरखिलाफ बहुत ज्यादा चीज नहीं जा रही है कि हम रूस के साइड में हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब मैं ये भी देख रहा हूँ जनाब, टर्की को थोड़ा सा एक बात जरा इस पर भी बात कीजिएगा। मेरे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, वो ये भी है कि टर्की ने जी वारप्लेन शिप्स को अपने हदूद में आने से बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि वो अपने यहाँ से नहीं, कोई भी नहीं चलाएगा जी, बिल्कुल ब्लॉक किया। ये ब्लॉक करने का क्या कुछ होता है जी? क्या कोई और स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश है या कोई और रणनीति होगी टर्की की इस वक्त? जी डॉक्टर साहब, मुझसे पूछ रहे? जी जी जी, क्षमा करें डॉक्टर साहब, रिपीट क्वेश्चन। जी 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 जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, टर्की का एक इस वक्त जो स्टैंड आ रहा है वो ये आ रहा है, वो किसी भी कंट्री को अपने वार प्लेन्स को थ्रू करने की इजाजत नहीं दे रहा है जी, अपनी जमीन से भी और जहां से भी। वो कह रहे हैं जी दोनों ब्लॉक कर दिया, अब कोई नहीं आएगा यहां से। ये कैसे हम देखें? ये मदद है यूक्रेन के लिए या ये शिफ्ट है पॉलिसी के अंदर? देखिए, मैं नहीं समझता हूं, अगर आप नक्शा देखें तो रूस ने अगर यूक्रेन पे अटैक करना है, उनके पास ओडेसा भी है,
और ओडिशा में जाए तो बल्गेरिया है, उसके ऊपर रोमानिया है, उसके ऊपर मोल्डोवा है, ब्लैक सी में साउथ में टर्की है, ब्लैक सी के नॉर्थ में क्रीमिया है जो रूस के हाथ में है, ब्लैक सी के नॉर्थ पोर्शन में भी उड़ीसा है जो रूस के हाथ में है। तो टर्की के ऊपर से गुजरना नहीं उनको रशिया को, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है। ये तो एक कहना है मरो तबो कि मैं मेरे से कोई नहीं गुजरेगा। अरे गुजरने को कोई गुजरना चाहता भी नहीं। मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा था ना कि जब मैं इस पूरे प्लान को देख रहा था, यहां पर तो कोई तुक ही नहीं बनता था स्टेटमेंट का प्रेसिडेंट का आने का। हाँ, ये तो ऐसी कहने की बात है जैसे 5-6 दिन पहले अमेरिकन फोर्सेस जो है, बूट्स ऑन द ग्राउंड सोल्जर जो है, लैटविया में लैंड करा दिए गए। अरे लैटविया में क्या कनेक्शन है? इतना बड़ा यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस इतना बड़ा, उसके बाद लैटविया छोटा सा, वहां पे खरीद करा दिए। तो मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा हूं एक पब्लिसिटी स्टंट, एक इंफॉर्मेशन वॉर कि मैं भी पहुंच गया हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। ये बातें हैं। टर्की का इसमें क्या मतलब है? कुछ नहीं है ये कहना कि कुछ का। आप विवाद है। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, कि एट द एंड ऑफ द डे क्या ये पास में कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है, या जो कुछ वॉर वेटरन्स का मानना है कि जनाब ये तो अभी शुरुआत है, जंग तो अभी बाकी है? देखिए, रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जंग को और लंबा खींचा जाए जी। क्यों? जंग जितनी लंबी खींचेगी उतना ही मुश्किलें रूस के लिए खड़ी हों। जिस तरह नाटो और दूसरे कंट्री उसके सपोर्ट में आ रहे हैं या उसे मदद दे रहे हैं, और मैं समझता हूं मदद पहुंच भी रही है, तो जो सप्लाई चेन है वो बनी हुई है यूक्रेन की। अदरवाइज यूक्रेन इतनी टक्कर रूस की आर्मी को नहीं दे सकता था। ये बात अलग है कि वो सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन रसद, गोला बारूद, सामान कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि यूक्रेन पहुंच रहा है। सप्लाई लाइन जो होती है उसे रूस ब्रेक नहीं कर पाया है। तो रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि युद्ध लंबा खींचे। वो कंक्लूड करने की कोशिश करेगा 1-2 दिन में। जिस तरीके से काफिला बढ़ रहा है कीव की तरफ, वो राजधानी को कब्जा करेगा। राजधानी को कब्जा करने के बाद सरेंडर कराएगा और अपनी मनमाफिक वहां पर सरकार। ओके जी। डॉक्टर भूषण जिलान, क्या दुनिया ये देखती रहेगी कि एक आदमी आया, सेना लेकर आया, एक मुल्क पर चढ़ा, सब कुछ तहस नहस करके अपने हाथ में ले लिया पूरा कंट्रोल, और ये कहा कि ये जी आज से यहां पर काम करेगा, दिस इज द पॉपुलर गवर्नमेंट हु विल रन द शो? क्या गवर्नमेंट इजी, क्या दुनिया जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसको इतना इजीली एक्सेस कर पाएगी, एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि आज यहां तो कल तो और भी कहीं हो सकता है। फिर गोवर साहब क्षमा करें, ये वेस्टर्न और अमेरिकन और यूरोपियन प्रोपागेंडा है जी। लीबिया को तबाह कर दिया, और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कोसला है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से इराक को तबाह कर दिया यूएनओ से अप्रूवल लेके जी। तो ये सारा वेस्टर्न गेम, वेस्टर्न डोमिनेंस का काम है। दुनिया क्या देखेगी? हमें अपना सोचना है। और हम तो क्या है, अब नया यूनिपोल, एक छत्र राज अमेरिका का, एक छत्र राज डॉलर का, ये हिल रहा है। तो वो ही बातें कर रहे हैं। इतना अच्छा उनका मीडिया तंत्र है, पब्लिसिटी तंत्र है, और हम लोग वही बात कहते हैं जो वो कह रहे हैं। 700 और 800 तो मिलिट्री बेसेस हैं आपके। कहां बैठे हैं आप अमेरिका में? जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो रशियंस ने, क्रुश्चेव ने आपके यहां मिसाइल रखी थी 140 किलोमीटर फ्लोरिडा से नीचे क्यूबा में, तो आपने हल्ला मचा दिया, न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। तब आपने रूस को गलत साबित कर दिया। 1962 की बात है। और रूस क्यों मिसाइल दागी थी? रूस ने वहां पोजीशन की थी क्योंकि आपने रोमानिया और इटली में मिसाइल रखी थी। ये पब्लिसिटी वॉर में इतने होशियार है वेस्टर्न कंट्री। हम सब वही बात करते हैं जो वो कहना चाहते हैं। अभी मेरे घर के बाहर आपने मिसाइलें लगा दी और मैं कहता हूं हटो, आप मुझे अग्रेसर और ये बातें कर रहे हैं। तो ये राइट जो है उनके पास है, उसके पास है राइट भी, माइट भी। अब माइट क्या है? मिलकर रोक रहे हैं, ये लड़ाई है तो रोक रहे हैं। तो इस लड़ाई में रूस के हल्का नहीं रहेगा, तो ये बात आगे बढ़ेगी और देखिए कि कहां तक पहुंचती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और बात करने के लिए कि लड़ाई यहाँ रुकती नहीं है, आगे बढ़ती है, और कौन सा रुख ये लेगी ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे मुबस्सिरीन जो आलमी मुबस्सिरीन है उनका मानना है कि अभी तो ये जनाब ट्रेलर है, कहानी अभी बाकी है।